नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव से भारत के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। आज जो है शेयर बाजार में सुबह खुलते ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इसी के साथ जो ईरान युद्ध है इसका असर सोमवार को सोने चांदी की कीमतों पर भी दिखाई दिया है। 9 मार्च की सुबह जब सोने चांदी की कीमतें खुली तो एकदम से धड़ाम हो गई। सुबह के वक्त एमसीएक्स पर सोना 1800 रुपए करीब गिरा था और चांदी में 4000 रुपए के आसपास की गिरावट आई थी। और क्रूड ऑयल जो है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, $110 के पार हो गया है। सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है क्रूड ऑयल $200 के भी पार जा सकता है, और क्यों सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, आगे क्या कुछ होगा। आज बिस्तक के इस खास शो सोना चांदी में हम इन्हीं सब सवालों के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, मुझे बुलाने के लिए। सर ट्रम्प क्या कर कर मानेंगे और ये युद्ध जो है इसको कब तक चलाएंगे? देखिए, उम्मीद तो देखिए हमारी ऐसी थी कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो जी ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन ज्यादा देर लंबा टिकेगा नहीं और हो सकता है हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगा। बट हमने देखा 4 साल से युद्ध हो रहा है। जी जी। अभी भी ये मान के चल रहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से दुनिया का 20% कच्चा तेल या बाकी भी शिपमेंट से वो वहां से ट्रांसफर होता है। तो ये बंद नहीं होना चाहिए था, बट वो भी हो गया। जी अब साथ में ये है कि मान डोनाल्ड ट्रंप खुद मान रहे थे कि हफ्ता भर लगेगा, बट जिस ढंग से अभी अपडेट आ रही है कि ईरान ने पहले सस्ते ड्रोन से महंगी मिसाइल इम्पैक्ट हुआ है और जी। लग रहा नहीं है कोई भी एक स्टेप बैक करे। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका इम्पैक्ट अभी से हम देख रहे हैं कच्चे तेल पे दिखने लगे, जहाँ पे $120 का लेवल हमने अभी टच होते हुए देखा। लगभग 90% की तेजी पिछले 3 महीनों के अंदर कच्चे तेल में आई। इससे जी इससे पहले ये तेजी 1990 में आई थी ऐसा। तो मुझे लगता है कुछ बड़ा ही इवेंट हो रहा है। $200 बोलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आज मॉर्निंग में अपडेट आया था कि इमरजेंसी ऑयल रिजर्व से वो ओपन कर दिए गए हैं। जी। अब जैसे इंडिया पहले रशिया से ले रहा था, अब वेनेजुला से ले रहा था, अब उसकी जगह पे वापस रशिया सप्लाई कर रहा है। बट यस, हम बोल सकते हैं कि जो हमने कोविड के बाद देखा था तेजी रशिया यूक्रेन में कि $138, तो 138 140 जा सकता है। जितना डिले होगा इस वॉर को उतनी तेजी ज्यादा बनेगी। सर एक चीज हमने देखी, जब भी तनाव बढ़ता है तो सोने चांदी की कीमतें जो हैं उसमें तेजी देखने को मिलती है, लेकिन अभी जो जिस तरह मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है सोने चांदी की कीमतों में गिरावट हम देख रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई और वजह भी है? सौरभ जी, बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि जनरली हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि लड़ाई होगी तो सोना बढ़ेगा। जी लेकिन इस बार विपरीत हुआ। पिछले सोमवार से ही हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लड़ाई बढ़ते जा रही है वैसे वैसे सोना गिरते जा रहा है, मतलब तेजी नहीं आ रही। मुझे लगता है इसके 3 4 कारण है। सबसे पहला कि जब लड़ाई जैसी सिचुएशन होती है इक्विटी में सेल ऑफ आता है। हम जी। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ देख रहे हैं। अब वो नुकसान से बचने के लिए जहां पे भी पॉजिटिविटी दिखती है वहां पे भी सेलिंग आ जाती है, जो सोने और चांदी पे भी दबाव ला रहा है। दूसरा, मार्जिन बढ़े हुए। देखिए, कभी भी कोई बड़ी तेजी आती है वहां पे लिवरेज मार्जिन बढ़ता है। मतलब जिसके पास लिवरेजिंग है वो बढ़ा सकता है, वो होता है मार्जिन। जी एक्सचेंजेस में हमने देखा 1 फरवरी ऑनवर्ड्स ही मार्जिन कंटिन्यू बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो स्पेकुलेटर्स है वो बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहे। तीसरा, ऑलरेडी भाव में बहुत बड़ी तेजी आ चुकी थी और ऐसा नहीं कि यूएस ईरान का लड़ाई बस अभी 7 दिन पहले ही चालू हुआ, ये पिछले साल से चल रहा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट का जो वॉर प्रीमियम होता है वो डिस्काउंट कर गया। एंड इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि उतनी बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। हाँ, जी। ये टेम्पररी हो सकता है कि कभी भी एक साथ जब सेल ऑफ आता है तो सोने चांदी में भी सेल ऑफ आता है, बट उसके बाद सोने चांदी को सपोर्ट मिल जाता है। तो यस, एक बार मुझे लगता है कि सोने चांदी में गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है। सर अगर ये जो क्रूड ऑयल है इनके दाम जो बढ़ते हैं तो इसका हम सोने चांदी की कीमतों पर कैसा असर देख सकते हैं? पॉजिटिव असर देखेंगे इन फ्यूचर या फिर निगेटिव असर देखेंगे? देखिए, कच्चा तेल बढ़ना मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो सोने को सपोर्ट मिलता है। बट जी अगर कच्चा तेल कंटिन्यू अगर 120 30 डॉलर पे खड़ा रहता है तो ये इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी लेके आ जाता है और डिफ्लेशन की तरफ मार्केट चले जाता है, क्योंकि डिमांड खत्म हो जाती है। जी। अगर देखिए धीरे धीरे कच्चा तेल बढ़ता है तो मतलब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, सोने में गिरावट रहेगी। लेकिन अभी ये दो धारी तलवार हो जाता है। तो मुझे लगता है कच्चा तेल अगर कंटिन्यू रहता है तो ये इकोनॉमी के लिए खराब है। और ऐसे समय में हमने पिछले हफ्ते देखा था कि ब्लैक रॉक ने भी कुछ जो हम बोलते हैं ना फंड फ्लो आ रहा जी था उनको रिडिम्पशन के लिए, उसको भी कम कर दिया था। तो मुझे लगता है टेम्पररी ये गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि कच्चे तेल की वजह से इक्विटी मार्केट में और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगा और उसके चलते जो सेल ऑफ रहेगा, बाइंग कोई भी करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि गिरावट चलती रहेगी जब तक कच्चा तेल ऊपर रहेगा। ठीक। तो अगर युद्ध लंबा चलता है तो सोने चांदी की कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं और कौन से लेवल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं?
तो यस, अगर लड़ाई लंबी चलती है तो सोने चांदी को सपोर्ट मिलना चाहिए, बट अभी हमने देखा कि लिवरेज मनी नहीं है तो कोई भी बड़ा स्पेकुलेटर मनी आ नहीं रहा है। और जिस ढंग से अभी जॉब कट्स की न्यूज आ रही है, रिसेशन की न्यूज आ रही है, इसके चलते देखिए पैसा जो है वो आदमी सेफ्टी के लिए रखता है। आज अभी मिडिल ईस्ट में बोलते फूड सिक्योरिटी की नौबत आने लग गई है, क्योंकि आज 7 दिन से सप्लाई एकदम ठप सी बैठी है। तो ऐसे समय में आज दुबई में न्यूज आ रही थी कि 10-12 डॉलर सोना सस्ता बिक रहा है। तो जी। ऐसे समय में जो हमारी वैल्यू बाइंग जो होती है वो रुक जाती है। तो मुझे लगता है अगर युद्ध लंबा चलता है तो एक बार तो सोने में की जो बाइंग है, क्योंकि सोना देखो सस्ता नहीं रहा है, पिछले एक साल में हमने बहुत बड़ी तेजी देखी, 100% का देखा है। तो यहाँ पे एक बार तो मुझे लगता है कि सोने में जो फिजिकल बाइंग है, इन्वेस्टर बाइंग है, वो रुकता हुआ दिखाई देगा। टेम्पररी हो सकता है, महीना 2 महीना, बट हाँ, जब वापस चीजें सुधरेगी तो सोने में एक बार तेजी मिल सकती है, क्योंकि जब भी रिसेशन जैसी सिचुएशन आती है तो थोड़ी लंबी चलती है। तो टाइमिंग तो मुझे लगता है कि सोने में गिरावट है, हाँ। फिर भी अगर कोई एस्केलेशन बढ़ता है तो मुझे लगता है 5600 का पिछला हाई था, वो तोड़ते हुए 6180 का एक रेजिस्टेंट रहेगा, जो मैक्सिमम अपसाइड दिख रहा है मेरे को। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये लिक्विडेशन और ज्यादा बढ़ता है तो 4400 का अभी रिसेंट लो, और उसके नीचे भी अगर सेल ऑफ आता है, क्योंकि अगर आपकी जरूरत है, आज जॉब हट चुका है आदमी का। अभी मैंने किसी से बात करा था, स्कूल के जो फीस होती है वो भर नहीं पा रहे, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई है। तो ऐसे समय में गोल्ड एक ऐसी स्थिति बना देता है कि जहाँ पे गोल्ड बेच के पैसा लिया जा सकता है। अगर वैसी स्थिति बनती है तो सोना 4000 डॉलर का लेवल भी तोड़ सकता है। वाइड रेंज रहेगा, बट मुझे लगता है कि एक बार दबाव में रहेगा। सर, अगर ये तनाव भरा जो माहौल है, जिस तरह मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है, निवेशकों को आपकी क्या सलाह रहेगी? सोने चांदी की जो गिरावट है, इसमें खरीदारी करी जाए या फिर अभी थोड़ा सा इंतजार करना अच्छा रहेगा? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है ऐसा, जनरली हम सुनते हैं लड़ाई होती तो सोने चांदी में तेजी आती है, बट करंटली मुझे लगता है इक्विटी का नुकसान बढ़ने के लिए, या वो डर सता रहा है लोगों को कि सोने में 100 टके की तेजी, चांदी में 300 टके की तेजी है, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो अभी उल्टी चीज देखी जा रही है कि जहां पे लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है वो बिकवाली में आ रहे हैं। तो मुझे जी। लगता है टेम्पररी थोड़ा वेट करना चाहिए। जहां पे डोमेस्टिक मार्केट पे अगर हम बात करें तो सोना इस वक्त करीबन 1,60,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1,60,000 नहीं, आपको रुकना चाहिए 1,40 के आसपास मिले, 1,35 के आसपास जो पिछला लो था, वहां पे आप रिव्यू कीजिए और फिर बाय कीजिए। चांदी चंचल ज्यादा है, गोल्ड सिल्वर रेशियो बढ़ रही है। तो चांदी में मुझे लगता है अगर 2,70,000 का लेवल इमीडिएटली नहीं टूटता है तो नीचे में आपको वापस 2,25,000 के आसपास मिलता है। वो एक लेवल ऐसा रहेगा जहां पे आपको लेना चाहिए। सर, निवेश के लिए आपको क्या बेटर लग रहा है? सोना बेटर है या फिर चांदी बेटर है? बहुत अच्छा सवाल सौरभ जी। उसको देखने का अच्छा तरीका है कि आप गोल्ड के प्राइस को चांदी के प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक जी। रेशियो मिलेगा। हिस्टोरिकली ये रेशियो नीचे में 40-45 के नीचे नहीं टिकती, और ऊपर में हम देखते हैं 80-85 के ऊपर नहीं टिकती। और यही वर्ड्स मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था, जब हमें चांदी सस्ती दिख रही थी, क्योंकि वो टाइम पे चांदी 85-90 के करीब था। अब पिछले महीने ही हमने देखा ये रेशियो नीचे में 45 तक मार के आज 61 के करीब है, और ये 70-75 की तरफ जा रही है। तो मेरा मानना है, डर भी है और उसमें सोना सपोर्टिव रहेगा। अब आप एक चीज समझिए, अभी पिछले एक महीने में हमने सोने चांदी दोनों में गिरावट देखी। सोना टूटा 22 टका, लेकिन चांदी टूटी 45 टका। तो यहाँ पे मुझे लगता है रेशियो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि सोने में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कोई बड़ा फ्री फॉल नहीं रहेगा। यहाँ से हो सकता है 10-20 हजार रुपये नीचे आ जाए, लेकिन चांदी में मुझे लगता है कि एक बड़ा फॉल आ सकता है। इसके लिए मेरा प्रेफरेंस सोना रहेगा चांदी के मुकाबले। सर, अगर इस साल 2026 को देखें, जो हम जनवरी में तेजी देख रहे थे सोने चांदी में, जो रिकॉर्ड हाई बना रखे थे, क्या वो टूटेंगे इस साल या उसके भी नीचे ही रहने वाले हैं? देखिए, अभी तो लड़ाई और कितनी एस्केलेटेड उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जी। मुझे लगता है कि लड़ाई ये आज की नहीं है क्या? नहीं। इसराइल पिछले साल से ही हमने एक्टिव होते हुए देखा, ईरान यूएस का तनाव पहले से बना हुआ है। इतने सब तनाव के बावजूद अगर सोना नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट इस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा था। जी। तो अनलेस एंड अनटिल खाली एक यही पॉइंट है कि अगर मार्केट में और ज्यादा देश इसमें घुल जाते हैं। अभी हमने देखा यूरोप के भी स्टेटमेंट आए हैं, इंडिया जी। दूर बैठा है, चाइना दूर बैठा है। अगर ये यहाँ से थोड़ा भी डी एस्केलेशन आता है तो मुझे गिरावट ज्यादा दिखती है। और मैंने पहले भी कहा था कि 2026 सोने में उतनी बड़ी तेजी नहीं दिखाएगा जितनी हमने पहले देख चुके हैं। इनफैक्ट नेगेटिव क्लोज करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे जी। अभी लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, देखिए आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। अगर लड़ाई वाला कैवेट अगर छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता कि सोने में तेजी बनेगी ये साल। जी। सर, क्रूड ऑयल की अगर बात करें, आप करें $200 तो मुश्किल है, हाँ $140 तक जा सकता है क्रूड ऑयल। अगर वहां तक भी पहुंचता है तो क्या पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, खासतौर से भारत में,
क्या उन पे कोई असर पड़ता हम देखेंगे? क्या पॉसिबिलिटी ऐसी बनेगी कि उनके रेट बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के? कल मैं कहीं बाहर जा रहा था, तब मैंने देखा 103 पे पेट्रोल चल रहा है। जी। और एक सीएनजी है, लोगों ने उस पर भी शिफ्ट किया, वो भी मेरे ख्याल से 80-82 के आसपास आ गया। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में बहुत ही अच्छा काम किया कि यहाँ पे हमने कच्चे तेल में तेजी मंदी जरूर आई, हाँ स्टेबिलिटी भी थी, बट जी। उसके बावजूद हमने पेट्रोल डीजल में स्टेबिलिटी आते हुए देखी। और अब तक भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा रिजर्व भी 700 बिलियन के ऊपर आ चुका है। बट हाँ, अगर कच्चा तेल 140-150 डॉलर जाता है और कंटिन्यू सस्टेन कर जाता है यहाँ पे हफ्ता 10 दिन, तो जी। डेफिनेटली इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला पड़ेगा रुपए की गिरावट, और वो देख भी रहे कि 92 का लेवल पार कर गया है। मुझे लगता है कि ये 94 की तरफ बढ़ रहा है। तो रुपए की गिरावट हमारा जो इंपोर्ट है उसको कॉस्टली कर देगा, और उसका अल्टीमेटली पेट्रोल और डीजल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कितना इसको एब्जॉर्ब करती है, कब तक करती है, वो इम्पोर्टेंट है। बट यस, जिस ढंग से कच्चे तेल में 90% की तेजी पिछले 2-2.5 महीने में आते हुए देखी है, इसका असर पेट्रोल डीजल पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। जितना जल्दी आएगा उतना ज्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि जी। गवर्नमेंट अगर ज्यादा इसको एब्जॉर्ब करेगी तो हमारे रिजर्व्स पे इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सर, डोनाल्ड ट्रंप जो एक बात कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु खतरे को कम करने के बाद जो है तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, क्या लग रहा है कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है जिस तरह से तेल के रेट बढ़ रहे हैं? बोल भी सकते हैं, बिकॉज आज $120 दिखाने के बाद जब ये न्यूज आई कि इमरजेंसी ऑयल हम आगे करेंगे। बट सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो ईरान ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए हैं, उसके बाद उसको रिस्टोर करना कितना फास्ट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि अभी भी ये खाली हम बोल सकते, प्राइस प्राइस देखो, प्राइस के अंदर सब चीज दिखाई देती है। जी। तो ब्रांड को अगर अभी भी आप देखते हो तो इंटरनेशनल में 107 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये समझो 90 के 100 के नीचे नहीं आता, बोलना बहुत डिफिकल्ट है। बट एक तरफ है कि 120 लेवल आना, इमरजेंसी कच्चा तेल रिलीज करना, और यूएस का रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने कहा था कि हमने न्यूक्लियर साइट्स को डैमेज कर दिया है, अब हम आगे नहीं एस्केलेट करेंगे, बट अभी हुआ भी है। तो जी। अगर डी एस्केलेशन हो जाता है, 120 के ऊपर नहीं जाता है, तो मुझे लगता है यस, कच्चा तेल जो अभी स्पाइक आया था वो टिके नहीं, वापस नीचे मिल जाए। अच्छा सर, आप बता ही रहे हैं कि क्रूड ऑयल का सीधा असर रुपए पर देखने को मिल सकता है और 94 तक भी जा सकता है। तो क्योंकि रुपया जिस तरह कमजोर हो रहा है, एफआईज तो भाग ही रहे हैं, तो क्या हम और भगदड़ देखेंगे एफआईज की इंडिया के मार्केट से रुपए निकाल कर भागते हुए? देखिए, जब तक रुपए में गिरावट इस स्पीड से चलेगी जल्दी आएगा नहीं। देखिए, पैसा आ रहा है इंडिया में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा, बट देर आर टू टाइप ऑफ मनी। वन इज अपॉर्चुनिटी मनी एंड वन इज स्ट्रक्चर मनी। स्ट्रक्चर मनी में जब एफपीआई का पैसा आता है, एफआई का पैसा आता है, वो स्टे करता है काफी लंबे समय तक, और वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। अपॉर्चुनिटी मनी आता है, अपॉर्चुनिटी लेता है, निकल जाता है, तो वो इंडिया के लिए खराब है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि यस, रुपये की वॉलिटिटी और रुपये की गिरावट के चलते हम देख रहे हैं कि एफआई थोड़ी सी अपनी दूरियां बना रखा है। लेकिन एक चीज आप समझिए, उनके वो ऑप्शन कहाँ पे है। आज इंडिया की इंटरेस्ट रेट या ग्रोथ की अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट, काफी अच्छा है। बट यहाँ पे रुपए की जो गिरावट को अगर थोड़ा ठहराव लगता है, स्टेबिलिटी आती है, तो वो लौटेगी। और पिछले 1.5-2 सालों में हमने देखा वो हुई नहीं है, रुपए में कंसिस्टेंटली गिरावट चल रही है। इसके चलते एफआई थोड़ी दूर बैठी हुई है। तो मुझे लगता है थोड़ी स्टेबिलिटी अगर आरबीआई लाने की कोशिश कर रही है, कंटिन्यू डॉलर बिकवाली कर रही है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश हो रही है, अगर ये होता है सौरभ जी, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि एफआई का भी लौटना होगा। बट टाइमिंग अगले 3 महीने तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली ऐसी कोई बाइंग आ जाए। अजय साहब ने काफी बात की, बस जाते जाते कॉपर के बारे में बात करना चाहेंगे। कॉपर पर आपका क्या व्यू है? तो सर जी, मैं बोलता हूँ कॉपर और एल्यूमिनियम लीजिए, बिकॉज ठीक कॉपर है। में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म डेफिनेटली कॉपर बहुत अच्छा लगता है, और कॉपर जी। कंसोलिडेट भी कर रहा है। पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं 1180 के नीचे नहीं तो 1220 के ऊपर भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से तेजी है। बट जिस ढंग से नंबर चाइना के आ रहे हैं वो खराब है, जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, उसमें तेजी जी। नहीं आ पा रही है। तो मुझे लगता है टेम्पररी ये नीचे में आपको 1160-70 मिल जाए, वहां पे आप लेके चलिए, लॉन्ग टर्म अच्छा है। लेकिन कैवेट एक है एल्यूमिनियम। जनरली जी। हम देखते हैं एल्यूमिनियम बहुत शांत कमोडिटी रहती है, बट पिछले 15 दिनों में जबरदस्त तेजी आई, खास करके ये जो लड़ाई का माहौल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक काफी बड़ा प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं सप्लायर है एल्यूमिनियम का। और यहाँ पे हमने डिस्टरबेंस देखा, जिसकी वजह से आज हम 340 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो जी। टेम्पररी हो सकता है एल्यूमिनियम तेज रहे कॉपर के मुकाबले, जो 345-348 का लेवल दिखा दे। बट यस, टेम्पररी बेस मेटल के अंदर मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकते हैं एल्यूमिनियम को छोड़ के। जी। सर, कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी तरफ से इस बातचीत के लिए? देखिए सौरभ, आज हमने डेरिवेटिव प्रोडक्ट में ये सब कमोडिटी ट्रेड करती है, सोना चांदी क्रूड, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है।
पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, रिस्क है बट इक्विटी जैसा ही है, बचने का अच्छा साधन भी है। स्टॉप लॉस लगाइए और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। अच्छा सर, इस समय मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, इसका शेयर मार्केट से लेके सोने चांदी हो, क्रूड ऑयल हो, एल्युमिनियम कॉपर, सब पर हमने बात करी है। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या कुछ हो सकता है, क्या निवेशकों को करना चाहिए। सर आपने विस्तार को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।